यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पोषण व स्वास्थ्य के बारे में, जो कि आपकी अभी फीमेल सुपरवाइज़र, महिला जो सुपरवाइज़र है उसकी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पोषण व स्वास्थ्य का बिल्कुल बेसिक सी जानकारी इसकी ली कि पोषण क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन क्या दी गई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो कुपोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसके कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे। सो आज के सेशन में क्या डिस्कस करना है, आज के सेशन में कुछ हमारे शरीर में जो अल्प मात्रा में और अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट। देन सेकेंड हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एक यदि गर्भवती महिला है तो उसका डाइट किस प्रकार का होना चाहिए, किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि आप एक जनरल देखते हैं ना कि जब आप किचन में जाते हैं तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपके पास होता है कि इसका टेस्ट इस प्रकार का है, इतना नमक इस सब्जी में डलता है, बेसिक जो जानकारी होती है। वैसे ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपके पास कुछ एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। तो वो कुछ चीज़ें आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी पेपर बनता है या किसी भी एग्ज़ाम में, इवन किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो उस एग्ज़ाम का बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी XYZ एग्ज़ाम दे रहे हैं, एप्टीट्यूड आप दे रहे हैं, मान लो किसी भी एग्ज़ाम में आपसे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स का बेसिक के जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरीके से किया जाता है, सेम एज इट इज़ इस एग्ज़ाम को फाइट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कितना बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। तो आज के सेशन में पहले हम लोग थोड़ा सा विटामिन, खनिज लवण, जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस सेशन विजिट नहीं करा है, स्पेशली मैं बोल रही हूँ, आप उस सेशन को भी ज़रूर से विजिट करिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक है, इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, कहाँ से आई है, एक आइडियल स्वास्थ्य की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, किस तरीके से स्वस्थ रहा जाता है, कुछ पैरामीटर्स, कुछ फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़े हैं, तो वो ज़रूर से आप देख लेना, ठीक है। बाकी आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। भोजन का महत्व, पोषक तत्वों के कार्य और संतुलित आहार, जो 5.2 जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, 5.1 बेसिक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले भोजन और भोजन के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व और उनके कार्य के बारे में, विभिन्न खाद्य ग्रुप किस किस प्रकार का भोजन हो सकता है ना, उसके बारे में, पोषक तत्वों के स्रोत, जो पोषक तत्व की आप बात कर रहे हैं वो प्राप्त कहाँ से होंगे और उनके कार्य क्या होंगे, संतुलित आहार जो लिया जाता है उसका महत्व क्या होगा, भोजन को अधिक पौष्टिक और पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए क्या क्या सुझाव हमें यहाँ पर दिखने चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, खाद्यान्न का सही भंडारण कैसे किया जाए, और भोजन संबंधी जितनी भी भ्रांतियाँ फैला रखी है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज वी ऑल नो कि ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हो, भोजन कहलाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जो शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसमें एक बेसिक सी बात लिखी हुई है कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो, भोजन कहलाते हैं। जैसे हर जगह का भोजन अलग अलग है, हमारे यहाँ भोजन में प्रेफर किया जाता है मोस्टली रोटी को, कि अगर रोटी सब्जी है दैट मीन्स ये हमारा भोजन है। बहुत सारी जगह केवल दाल और चावल खाए जाते हैं, बहुत सारी जगह कुछ अलग फूड खाया जाता है। तो सबके लिए अपनी अपनी भोजन की डेफिनेशन है, सबका टारगेट यही है कि उससे हमारे शरीर को क्या मिले, एनर्जी मिले। भोजन किसी भी प्रकार का हो लेकिन उसके अंदर उपस्थित पोषक तत्व हमारे शरीर को यहाँ पर एनर्जी दे, ऊर्जा प्रदान करे, ठीक है। तो क्लियर है ना बेसिक डेफिनेशन भोजन की। चलिए, अधिक मात्रा में लगने वाले पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कम मात्रा वाले और एक अधिक मात्रा में, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया। कम मात्रा में लगने वाले पोषक तत्व जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारे शरीर के लिए सफिशिएंट है, दैट इज विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, जिसको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए, यद्यपि सूक्ष्म पोषक तत्व जितनी कम मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, फिर भी शरीर में मोस्टली जितने भी कार्य है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा संपन्न यहाँ पर किए जाते हैं। क्या क्या कार्य हो सकते हैं हमारे भोजन के, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना,
शरीर का विकास करना, बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करना, ये सारे कार्य कौन करता है? हमारा भोजन हमारे लिए यहाँ पर कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा अपन ने, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पोषक तत्व दो प्रकार के हमने हो गए, एक कम मात्रा में और एक अधिक मात्रा में लगने वाले। जो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में लगते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी। कम मात्रा में लगते हैं विटामिन, खनिज, लवण। अब इसके अतिरिक्त इनके अलावा जल भी तो होता है, तो आप उसको कम में कंसीडर करोगे या ज़्यादा में कंसीडर करोगे? तो डेफिनेटली हमारे शरीर को कंपैरेटिवली अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है अगर मैं विटामिन और खनिज लवण से कंपेयर करूँ, राइट। तो इसके अतिरिक्त जल भी एक विशिष्ट पौष्टिक तत्व माना जाता है, पोषक तत्व यहाँ पर माना जाता है, जिसके बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यह सभी कोशिकाओं व ऊतकों का मुख्य घटक होता है। जल शरीर के जितने भी तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ में आपका कौन आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा, सलाइवा, लार यहाँ पर आ जाएगी। जितने भी पाचक रस जो हमारे शरीर में बनते हैं उन्हीं के माध्यम के रूप में ये कार्य करता है। इतना ही नहीं, जल से घुलकर अनेक पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं। यह अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो वाटर है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कई सारे फंक्शंस वो यहाँ पर परफॉर्म करता है, बहुत सारे कार्य यहाँ पर कंप्लीट करता है। ठीक है, क्लियर है बेसिक जल को लेकर, जल की क्या कहानी है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं भोजन में, और भोजन में कि किसको कितनी मात्रा में यहाँ पर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ ऐसे पोषक तत्व जो ऊर्जा देते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं और सुरक्षा करते हैं। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, उसमें आपका प्रोटीन आ जाएगा, वसा आ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। अब हमारे शरीर का निर्माण कौन करता है? दैट मीन्स शरीर के अंगों का निर्माण, उनकी मरम्मत, ये वाली चीज़ें। ठीक है, प्रोटीन और खनिज लवण हो गया। अब शरीर की सुरक्षा कौन करता है? तो विटामिन और खनिज लवण जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये तो पौष्टिक तत्व हो गए। अब भोज्य पदार्थ कौन कौन से लेना चाहिए जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी? तो तेल, घी, चिकनाई वाला अनाज जो भी हो सकता है, दालें, कंदमूल, शक्कर आदि जो है शरीर को एनर्जी देते हैं। ठीक है, शरीर के निर्माण में दालें, मांस, अंडा, दूध और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ आप यहाँ पर ले सकते हैं। सुरक्षा की बात करें तो सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जो है शरीर की हमारी यहाँ पर सुरक्षा करने में मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही प्रकार के तत्व ले रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फ्रूट्स ही ले रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप खाने में स्पेसिफिक दालें और सब्जियां ही ले रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे शरीर को इक्वल मात्रा में चाहिए होती होगी। ठीक है, अच्छा, आपने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, इन जनरल सी बात मैं आपको एक बता रही हूँ यहाँ पर। एक लड़की है किसी कंट्री की, वो इंस्टा इन्फ्लुएंसर भी है, थी बोल सकते हैं। वो सिर्फ पिछले अगर बोले उसकी एज है 39 ईयर, लीज़ा समथिंग कुछ उनका नेम था। 39 उनकी एज थी। लास्ट 10 सालों से केवल और केवल सिर्फ वो फ्रूट्स खा रही थी। उनको ऐसा लगता था कि हाँ, फ्रूट्स खाने से एनर्जी अच्छी रहती है, और वो इसी चीज़ के इंस्टाग्राम वगैरह पे, अपने फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडियाज़ पर वीडियो अपलोड करती थी। ठीक है, तो वो हमें वो चीज़ जाननी चाहिए कि केवल फ्रूट या कोई स्पेसिफिक एक अकेली चीज़ हमारे जीवन के लिए सफिशिएंट नहीं है। सारी चीज़ें इक्वली हमारे शरीर को चाहिए होती है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया अपने शरीर के साथ कि उसने लास्ट 10 सालों से केवल फ्रूट खाए, ओनली फ्रूट। ठीक है, तो अब उसकी बॉडी ऐसी हो गई है कि उसकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो बस वही कंसेप्ट है कि सारी चीज़ें हमारी बॉडी को इक्वल मात्रा में चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि भोज्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं, शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ, और जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं वो वाले भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी हो गई। कौन कौन से आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, शरीर को शक्ति और ऊर्जा देने में घी, तेल, सूखे मेवे, अनाज, कंदमूल, गुड़, शक्कर, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले में दालें, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, पनीर, दूध व दूध से बने हुए उत्पाद आप ले सकते हैं। और जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, दूध, पत्तीदार व अन्य सब्जियां, फल वगैरह, इसमें आपके काम आ जाएंगे। ओके, नाउ प्राप्ति के आधार पर अगर मैं भोजन को डिवाइड करूं, प्राप्ति दैट मीन्स वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है ना, डायरेक्टली पेड़ पौधों, वनस्पति से प्राप्त हो रहा है कि किसी प्राणी भोज्य पदार्थ है, दैट मीन्स किसी प्राणी से हमको मिल रहा है, जस्ट लाइक मिल्क और मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं।
ठीक है। तो प्राप्ति के आधार पर भोज्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक वनस्पतिक होते हैं और एक प्राणिज भोज्य पदार्थ यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ वनस्पति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ की। सबसे पहला भोज्य पदार्थ आपका हो सकता है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला अनाज, राइट, जो कि कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत यहाँ पर माना जाता है। दैट मीन्स अनाज से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। प्राणियों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ में सबसे पहले नंबर पर आपका आ जाएगा मांस, मछली, अंडा, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन, खनिज लवण। ठीक है, इनसे आपको आपके शरीर में प्रोटीन, खनिज लवण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, किससे? प्राणी से मिलने वाले भोज्य पदार्थ से। नेक्स्ट अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में आपका आ जाएगा दालें। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती है। तो हमारे शरीर को अगर बोले कि प्रोटीन की कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दालों का सेवन करें। ठीक है, प्राणिज भोज्य पदार्थ में दूध व दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ जो कि आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन बी और कैल्शियम की कमी को दूर करेंगे। ठीक है, नाउ वनस्पति की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे शरीर में विटामिन देती है। ठीक है, जो कि कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन बहुत सारे काम विटामिन कर देते हैं। प्राणी की बात करें, प्राणिज भोग्य पदार्थ में पालक, चौलाई इत्यादि आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका इसमें ही आ जाएगा वनस्पति में। कंदमूल वाली सब्जियां, जैसे इनसे अगर आप इनका सेवन करते हैं, कंदमूल वाली जो सब्जियां होगी उससे आपको कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवण की प्राप्ति होगी। इधर आप इसमें लेना चाहें, ठीक है, गाजर, मूली, चुकंदर, आलू इत्यादि, इन सारे का आप सेवन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यहीं तक था प्राणिज भोज्य पदार्थ। अगर मैं तेलीय बीज की बात करूं जिनसे ऑयल यहाँ पर निकलता है, जस्ट लाइक मूंगफली हो गया, सनफ्लावर वगैरह हो गया, तो इससे आपको ऊर्जा, विटामिन, खनिज लवण की प्राप्ति होगी, जिसमें आप मूंगफली ले सकते हैं। ठीक है, नारियल, सोयाबीन, सरसों, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आप बात करें फलों में लेना चाहें तो फल से ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज लवण की प्राप्ति होगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सेब, केला, संतरा, अनार, चीकू, ये सारे फ्रूट के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और सूखे मेवे का एग्जाम्पल आप देखना चाहें, सूखे मेवे का अगर वही आपके वनस्पतिक हो गए, वनस्पतिक में बादाम, काजू, किशमिश, खुबानी, अखरोट, ये सारा आप सेवन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ऊर्जा के स्रोत जिससे डायरेक्ट आपको एनर्जी मिलेगी, गुड़, शक्कर, शहद आप ले सकते हैं, डायरेक्टली आपको प्राप्त होंगे। वनस्पतिक तेल की बात करें, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, इनसे आपको भी प्राप्ति हो जाएगी। विभिन्न मसाले भोजन के स्वाद को और सुगंध यहाँ पर प्रदान करते हैं। स्वाद और सुगंध के लिए आप मसालों का सेवन करते हैं, जिसमें आपका हल्दी, मिर्च, धनिया, लौंग, काली मिर्ची, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो वनस्पति से और प्राणी से प्राप्त होते हैं। तो प्राणियों में तो आपके प्राप्त हो गए कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जैसे कि दूध की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो दूध व दूध से बने हुए पदार्थ जैसे प्रोटीन, विटामिन बी और कैल्शियम की प्राप्ति हो जाएगी। और प्राणियों में अगर हम लोग देखें तो अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे हमें प्रोटीन और खनिज लवण की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलो अब वनस्पतिक भोज्य पदार्थ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अनाज से आपने देखा कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। दालें व खड़े अनाज जितने भी होते हैं मुख्य रूप से आपका प्रोटीन का स्रोत है। अंकुरित अनाज से भी प्रोटीन व विटामिन सी की प्राप्ति होती है, विटामिन व खनिज लवण की प्राप्ति होती है। जो फलियों वाले पदार्थ हैं उनसे भी आपको प्रोटीन की प्राप्ति होगी। अगर मैं पत्ती वाली सब्जियों की बात करूं तो इसमें आ जाएगा, इनसे आपको कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन ए और B2, फॉलिक एसिड की प्राप्ति आपको यहाँ पर अच्छे से होगी, जो कि एक गर्भवती महिला के लिए सबसे अच्छा यहाँ पर माना जाता है। कंदमूल वाली सब्जियों की बात करें जिसमें गाजर, मूली, चुकंदर, इनसे खनिज तत्व व विटामिन मिलते हैं। आलू, अरबी, शकरकंद से विटामिन, खनिज तत्वों के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति यहाँ पर होगी। फलों में बात करें तो फलों से विटामिन और खनिज तत्व मिल जाएंगे। अब तिलहनी की अगर मैं बात करूँ, जैसे तिलहनी फसलों में मूंगफली, खोपरा, सोयाबीन आदि से ऊर्जा, विटामिन और खनिज तत्वों की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सूखे मेवे और सूखे फल की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे काजू, बादाम, खारक वगैरह, ये सारी चीज़ें होगी, इससे आपको ऊर्जा भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलता है और खनिज तत्व भी मिलते हैं। शक्कर, गुड़, शहद मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं और कुछ मात्रा में गुड़ व शहद से खनिज तत्वों की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। वानस्पतिक तेल में जैसे मूंगफली, सोयाबीन आदि से प्राप्त तेल, इनसे ऊर्जा की प्राप्ति है और साथ ही फैट एसिड भी आपको यहाँ पर इन्हीं से प्राप्त होगा। मसाले स्वाद व सुगंध के लिए, औषधि गुण भी है और नमक से आपको यहाँ पर आयोडीन की प्राप्ति होती है ना, देखा ही है ना आपने नमक के जो ऐड आते हैं। ठीक है, राइट, तो ये आपके सारे मसाले यहाँ पर हो गए। अब प्राणियों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ दो ही कैटेगरी थी, दूध व दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B2 के मुख्य स्रोत हैं।
मांस, मछली, मुर्गी के अंडे, ये सारे गुणवत्ता वाले प्रोटीन व खनिज तत्व जैसे लौह तत्व के अच्छे स्रोत यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं कि पोषक तत्वों का महत्व, क्या क्या महत्व है, क्या क्या कार्य है, कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, और अगर शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो क्या क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं, सारी चीज़ें एक साथ कवर कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग जो सबको शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, उसकी बात करेंगे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को 4 केजी एनर्जी यहाँ पर देकर जाता है। ठीक है, अब कार्बोज युक्त पदार्थ खाने से कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन यहाँ पर करने से आपको तृप्ति भी मिलती है, दैट मीन्स पेट आपका भरता है ना, ये एनर्जी आपको देकर जाएगा। आगे देखो कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, अनाज से, आलू, अरबी, शकरकंद, शक्कर, गुड़, शहद, केला, आम, गन्ना, फ्रूट की इनकी बात करें तो इन सभी से आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो कमी की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या कमी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है। तो बच्चों में यहाँ पर कुपोषण आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन भी कम हुआ तो यहाँ पर ऊर्जा में भी कमी होगी, शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, बच्चा बार बार थकेगा, कुपोषित यहाँ पर हो सकता है। कुपोषण की भी कई सारी कैटेगरी जिसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। कुपोषण की हमने कैटेगरीज देखी थी कि एक तो होता है कि सामान्य बच्चा, दूसरा होता है अंडर वेट, जिसका वेट अगर हम लोग देखें तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा था वेस्टिंग या अपक्षय हो जाना, तो उसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम है, जो नाटे रह जाते हैं बच्चे, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। फिर कहा जाता है तीसरा स्टंटिंग, है ना, जिसकी लंबाई और ऊंचाई उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, उसके वजन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, उसको स्टंटिंग अपक्षय यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसी के अंदर एक कैटेगरी और देखी थी SAM करके। SAM का किसी को फुल फॉर्म याद है क्या, क्या था? सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स अति गंभीर, यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं कि अति गंभीर, उसके अंदर वो जो पोषण की यहाँ पर कमी हो चुकी है। ठीक है, दैट मीन्स लंबाई के अनुसार उसका वजन यहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक किया जाता था, जो हमारे पास एक स्केल होती थी, उस स्केल से हम लोग यहाँ पर चेक करते थे कि अगर किसी का बाह की जो लंबाई है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बाह की लंबाई यहाँ पर 6 से 11.5 या फिर ऐसे समझ लो कि 11.5 से कम है, दैट मीन्स वो बच्चा कैसा होगा, कुपोषित यहाँ पर होगा, है ना। तो SAM इसको यहाँ पर बोला जाता था, सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर ऐसा एक और आता है MAM करके, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, अगर उस बच्चे की बाह की लंबाई, जो शोल्डर, जो कंधा यहाँ पर होता है उसके नीचे जो बाह होगी, उसको अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो इस बाह की लंबाई अगर 11.5 से 12.4 के बीच में है, दैट मीन्स कि वो कमज़ोर तो है लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये कुपोषण के अलग अलग टाइप होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, राइट। तो एक बार आप प्रीवियस सेशन अगर नहीं देखा है ज़रूर से देखिएगा, और देखा है तो रिवाइज भी करते रहना साथ के साथ। ठीक है, तो वयस्कों में, अगर छोटे बच्चों में बात करें तो कुपोषण, वयस्कों में बार बार थकावट, बार बार बीमारियों का होना, वजन कम होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, चलो अगर अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का स्रोत, प्रोटीन का क्या प्राप्ति और कार्य हो जाएगा, तो कोशिका निर्माण कर शरीर की वृद्धि करना प्रोटीन का कार्य, कोशिकाओं को बनाना और शरीर की वृद्धि करना, शरीर की में जो भी क्षति हुई है, टूटे फूटे अंगों, कोशिकाओं की मरम्मत करना, ऊतकों को ठीक करना, महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करना जैसे हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सारी प्रोटीन की मदद से बनेगी, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये सारे कार्य किसके द्वारा संपन्न हो सकते हैं, प्रोटीन के द्वारा। प्राप्ति स्रोत क्या क्या है, दालें, अंकुरित अनाज, फलीदार सब्जियां, तिलहन, सूखे मेवे, है ना। प्राणी स्रोत जैसे मांस, अंडे, दूध, जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोटीन की प्राप्ति यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, और वयस्कों में बात करें थकावट, बार बार बीमारियां, वजन कम होना, जो कार्बोहाइड्रेट से होगा सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी होगी। वसा की अगर मैं बात करूँ तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। जैसे एक अगर अपन ने कार्बोहाइड्रेट की बात करी थी तो उससे 4 किलो कैलोरी, वसा से आपको 9 किलो कैलोरी यहाँ पर
प्राप्त होती है। स्रोत तेल, घी, मक्खन, तेल, बीज और सूखा मेवा सारे यहाँ पर हो सकते हैं। तेल बीज जिनसे ऑयल निकलता है ना। बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, वयस्कों में ऊर्जा की कमी, दुबलापन, थकावट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है वसा की कमी से। ये तो थे अधिक मात्रा में चाहने वाले। अब दूसरे बात करते हैं जिनको हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत होती है। उसमें से विटामिन हो गया। अब देखो विटामिन की भी दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है वसा में घुलनशील और बाकी होते हैं पानी में घुलनशील। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो देखो विटामिन ए का कार्य क्या होता है? आंखों को स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है, विटामिन ए का कार्य हो गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर प्रदान करना ताकि बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर शक्ति रहे। ठीक है, विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल। आगे बात करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पीले रंग के फल, सब्जियां, अंडे का पीला भाग खाना। ठीक है, इसकी कमी से क्या क्या रोग यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं? रतौंधी हो सकता है ना, कम दिखाई देना। बीट और स्पॉट यहाँ पर हो सकते हैं, सूखापन आ सकता है, झागदार धब्बों, आंखों में घाव व अंधापन यहाँ पर हो सकता है। ये सब किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। ठीक है, अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं जो कि अगेन वसा में घुलनशील है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, ये क्या कार्य करता है? कार्य देख लो, हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम की मदद यहाँ पर मिलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? सूर्य किरणों की उपस्थिति में हमारे शरीर का निर्माण यहाँ पर अच्छे से हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं? बच्चों में रिकेट्स है ना, रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है, जो हड्डियाँ टेढ़ी टेढ़ी होती है। अस्थि संबंधी विकार यहाँ पर हो सकता है। जोड़ों का चौड़ा होना, बॉलेक हो सकता है। तालू जो उसका नरम होना, नेकलेस जैसी पसलियों का दिखना। ठीक है, इस प्रकार से हड्डियों से संबंधित हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, इस प्रकार की बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से यहाँ पर देखी जाती है। विटामिन ई की बात करें तो प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखता है। विभिन्न प्रकार के ऑयल से हमको इसकी प्राप्ति होती है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो पांचपन यहाँ पर हो सकता है। अब विटामिन के की बात कर लेते हैं जो कि वसा में ही घुलनशील है, रक्त के जमने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से इसकी यहाँ पर प्राप्ति होती है। नेप्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें भोज्य पदार्थ, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे हरी पत्तियाँ, अंडा, टमाटर, गोभी, सोयाबीन वगैरह, इससे इसकी प्राप्ति होती है। प्रोथ्रोम्बिन का स्तर रक्त में कम हो जाता है, और रक्त के स्कंदन में देरी होना, जैसे कि जैसे ही खून बहता है तो वहाँ पर थोड़े ही समय में रक्त का थक्का जम जाता है। तो अगर ये चीज़ नहीं हुई तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा और आपका ब्लड वहाँ पर बहता ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए आपके वसा के। अब हम लोग बात कर रहे हैं जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील में सबसे पहले हम लोग विटामिन बी को उठाएंगे, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, है ना। इसका रासायनिक नाम है थाइमीन। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के लिए, चयापचय के लिए आवश्यक होता है ताकि ये अच्छे से कार्य यहाँ पर कर पाए। क्या क्या भोजन आपको लेना चाहिए? खमीरीकृत भोज्य पदार्थ, संपूर्ण अनाज, तिलहन, अंकुरित अनाज, फलीदार भोजन आपको यहाँ पर लेना होगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग यहाँ पर होता है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि यदि आप चावल खाते हो और अगर वो पॉलिश वाले हैं, मतलब उनके ऊपर पॉलिश करी हुई है, तो उससे बेरी बेरी रोग यहाँ पर होता है। इसके क्या क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं? हाथों पैरों में झुनझुनी आना, सुन्न होना, हृदय की धड़कन का बढ़ना, सांस फूलना, और अंत में हृदयघात, हार्ट अटैक भी यहाँ पर हो सकता है। हार्ट संबंधी बीमारी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अब बी का ही B2 की बात कर लेते हैं। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, अंडे, संपूर्ण अनाज, सूखे मेवे, तिलहन, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को इसकी प्राप्ति हो सके। अगर इसकी कमी हो जाती तो मुंह में छाले, चेहरे पर घाव, होठों के किनारों का फटना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। नाउ B3 की बात करें, निकोटेनिक एसिड की बात करें, कहाँ से प्राप्त होगा? मूंगफली, चावल की ऊपरी परत, खमीर, संपूर्ण अनाज, फलियां, मांस, अगर इसका सेवन करते हैं तो B3 की हमारे शरीर को प्राप्ति हो जाएगी। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग क्या होता है? त्वचा विकार, हम लोग बोल सकते हैं मानसिक और त्वचा संबंधी जो विकार होता है वो पेलाग्रा होता है। जैसे डर्मेटाइटिस, यह समान रूप से हाथ व पैर व गर्दन पर देखा जा सकता है। चकते इसमें बन जाते हैं, जैसे वाइट वाइट चकते यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, दस्त लगना और चीज़ों को भूलने की आदत, ये सारी चीज़ें B3 की कमी से यहाँ पर देखी जा सकती है।
नाउ B12 की बात करें, साइनोकोबालमिन की बात करें, तो यह लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है ताकि हमारी आरबीसी अच्छे से डेवलप हो पाए, क्योंकि अगर आरबीसी अच्छे से डेवलप नहीं होती है तो कई सारी बीमारियां यहाँ पर हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारी आरबीसी का जो एक्चुअल शेप है कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, तो उसका शेप बिगड़कर कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही से डेवलप होना भी ज़रूरी है। वो किसकी वजह से हो पाएगा? विटामिन B12 की वजह से हो पाएगा, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। यह लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। प्राणिज स्रोतों में पाया जाता है, जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं स्रोत, उनसे हमें विटामिन B12 की प्राप्ति होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जस्ट लाइक मांस, मछली, अंडा, दूध, है ना, ये सारी चीज़ें। लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता इसमें प्रभावित हो जाती है और एनीमिया यहाँ पर हो सकता है अगर B12 की यहाँ पर कमी हो जाए। क्लियर है? नाउ B9 की बात हम लोग कर लेते हैं। B9 में आपका आ जाएगा फॉलिक एसिड। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। रक्तहीनता दैट मीन्स रक्त की कमी यहाँ पर हो सकती है और इससे जो बीमारी होगी उसका नाम है मेगालोब्लास्टिस एनीमिया, यहाँ पर इसकी कमी से हो सकता है। ठीक है, और वृद्धि यहाँ पर धीमी थोड़ी पड़ जाती है इसकी कमी से। नाउ अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में आपका आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है। कॉलेजन का निर्माण में ये सहायक होता है और लौह तत्व का ये हमारे शरीर में अवशोषण करता है। तो इसको बढ़ाने के लिए, लौह तत्व को बढ़ाने के लिए, विटामिन सी की वृद्धि के लिए हमें किन किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए? आंवला, अमरूद, खट्टे फल, अंकुरित अनाज, इन सभी का सेवन करना चाहिए। और इसकी कमी अगर हो गई तो स्कर्वी रोग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गए सारे अपने विटामिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खनिज तत्वों की। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ये कहाँ से प्राप्त होगा? जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ, इनसे हो सकता है। वनस्पतिक पदार्थ जो होते हैं, पत्तेदार सब्जियां, इनसे आपको खनिज तत्वों की प्राप्ति हो सकती है। अगर खनिज की कमी हो गई, खून की कमी, लक्षण क्या दिखाई देंगे? हथेली का सफ़ेदपन, थकावट होना, भूख में कमी, सुस्ती आना और खून में कमी हो जाना। ठीक है, खून की कमी हो जाना शरीर में, राइट। अब अगर हम लोग बात करें खनिज में ही लौह तत्व की बात करें तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और इसके लिए हमें लौह तत्व की प्राप्ति के लिए किन किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए? तिलहन, गुड़, संपूर्ण अनाज, जो भी है अनाज में हमारे पास, उनका सेवन करना चाहिए। और स्पेसिफिक अगर हम लोग गर्भवती की बात करें तो गर्भवती माता में गर्भपात यहाँ पर हो सकता है लौह तत्व की कमी से। कम वजन के बच्चे, समयपूर्ण प्रसव यहाँ पर हो सकता है अगर शरीर में लौह तत्व की कमी है। नाउ यदि कैल्शियम की बात करें तो हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। दूध व दूध से बने हुए जो भोज्य पदार्थ है उन सभी का सेवन करना चाहिए। सभी प्रकार के अनाज, तिलहन, हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चों में रिकेट्स की बीमारी देखी जा सकती है। वयस्कों की बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी और वृद्धों की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी यहाँ पर हो सकती है, जो कि यहाँ पर हड्डियों से ही रिलेटेड है। आयोडीन की बात करें, ये भी खनिज तत्व है, इसकी भी हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायरोक्सिन शारीरिक मानसिक वृद्धि व कार्य क्षमता को बनाए रखता है। तो इसके लिए हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। अगर इसकी हमारे शरीर में कमी है तो क्या क्या बीमारियां यहाँ पर हो सकती है? जैसे कि हम लोग देखें क्रेटिनिज्म में यहाँ पर हो सकता है बहरापन, गूंगापन, मानसिक क्षमताओं में कमी, पढ़ाई में पिछड़ापन, घेंगा रोग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब भोजन को अधिक पौष्टिक बनाने और पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? तो अनाज और दालों के साबुत अंकुरित करने से विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की वृद्धि आपके शरीर में हो जाएगी। जैसे मूंग वगैरह हो गया, चना हो गया, तो ये अंकुरित खाने से आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फायदे मिलेंगे। अनाज और दालों का अंकुरण एवं खमीरीकरण करने से विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स बनने में आपके शरीर को सहायता मिलेगी। दो या अधिक किस्म के अनाजों को मिलाकर बनाने से भोजन और भी ज़्यादा पौष्टिक हो सकता है। ठीक है, अनाज और दालों को आटे में मिलाने से प्रोटीन तत्वों में वृद्धि होती है। जैसे आप जो भी रोटी खा रहे हो उसमें अगर इसका भी आटा मिला दें तो आपके शरीर को प्रोटीन की भी प्राप्ति हो जाएगी। हमेशा बाजार में उपलब्ध जो आयोडीन युक्त नमक है उसी का प्रयोग करें। खाने में रेशेदार खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जिसमें सैलेड वगैरह जो होते हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें।
ठीक है, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अच्छा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। हेल्थ एंड हाइजीन में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बहुत ही उच्च तापमान पर पकाने से आपके भोजन के जो भी पौष्टिक तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद धोने से भी उसके पौष्टिक तत्व यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। हमेशा ताज़ी सब्जियों का ही प्रयोग आप करें। चावल पकाते समय पानी में केवल 1 या 2 बार धोना चाहिए तथा भिगोए हुए पानी में ही चावल को पकाना चाहिए, ताकि जब आपने पानी में भिगोया था चावल को तो सारे पौष्टिक तत्व तो पानी में निकल गए, और उस पानी को आप ढोलकर दूसरे पानी में जब चावल को भिगोते हैं, दैट मीन्स वो चावल आपकी हेल्थ को नहीं लगेंगे, है ना। दैट मीन्स आप सिर्फ एक पदार्थ खा रहे हैं जिसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं बचा है, ठीक है। और धोते भी हम लोग इसीलिए बार बार वॉश इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो है पाउडर लगा हुआ रहता है, पॉलिश चढ़ी हुई रहती है, ठीक है। तो ज़्यादा बार उसको नहीं धोना चाहिए। चावल और सब्जियां पकाने में उतना ही पानी उपयोग करें जितना पानी वो सोख सकती हो। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से विटामिन सी के नुकसान को रोका जा सकता है। भोजन पकाने के लिए यथासंभव लोहे के बर्तन का प्रयोग करें, ठीक है। सब्जियों को हमेशा ढक्कन रखकर ही यहाँ पर पकाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियाँ यहाँ पर है। चलिए, अब ये तो होगी सावधानियाँ। अब इसको सही तरीके से स्टोर करके कैसे रखा जाए, तो अनाज को कड़क धूप में सुखाकर अच्छी तरह साफ करके साफ बर्तन में आप रखें। कीड़े न लगे इसलिए अनाज में नीम, हल्दी, नमक, तेल आदि घरेलू तरीके जितने पॉसिबल हो वो अपनाकर आप अपने फूड को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। भंडारण का कमरा हवादार होना चाहिए लेकिन उसमें नमी नहीं हो बिल्कुल भी। अनाज रखने के लिए ऐसे थैले इस्तेमाल करें जिसमें कीड़े नहीं लगते हों, ठीक है। ये तो हो गई कि स्टोरेज का। अब जब आप खाने को पका रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। एक बेसिक हाइजीन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जब भी भोजन बना रहे हैं तो प्रतिदिन साफ़ पानी का आप इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरे तरीके से बहुत हाइजीनिकली आप खाने को पकाएं। भोजन पकाने की जगह साफ़ व सूखी हो तथा वहाँ मक्खी वगैरह आकर्षित ना हो, दैट मीन्स गंदगी वगैरह नहीं हो। पीने का पानी छना हुआ एवं साफ ढककर हो, है ना। भोजन पकाने और परोसने के बर्तन नित्य आपको क्लीन यहाँ पर करने होंगे, है ना। मल त्याग के पश्चात एवं खाने से पूर्व हमेशा साबुन से आप हाथ धोएं और जानवरों को हाथ लगाने के बाद भी हाथों को अवश्य धो लेना चाहिए। तो ये आपके बेसिक हाइजीन वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब भोजन को लेकर कुछ भ्रांतियाँ यहाँ पर बनी हुई रहती है, कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर बने रहते हैं। तो वो कन्फ्यूजन क्या है उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ परिवारों में, समाजों में खान पान संबंधी कुछ भ्रांतियां हैं कि जैसे कि अंडे, दूध, मांस आदि पदार्थ गर्म होते हैं, इसीलिए इनको लड़कियों को, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, इनको सेवन नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। तो इन धारणाओं का कई वैज्ञानिक और कोई तार्किक आधार नहीं है। जैसे बढ़ते हुए बच्चे, किशोरियाँ, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, कुपोषित बच्चे, बीमार व्यक्तियों, इन सभी को जैसे दूध वगैरह या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे जिसके शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में आप ये भोजन यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि बहुत शरीर को गर्मी करेंगे तो लड़कियों को, महिलाओं को ये भोज्य पदार्थ नहीं देने चाहिए, ठीक है। तो इनका कोई वैज्ञानिक तार्किक आधार यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य व पोषण सूचकांक के बारे में, ठीक है। दैट मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती है कि हमारे जैसे कि स्पेसिफिक अगर मैं स्टेट की ही बात करूँ, मध्य प्रदेश स्टेट का जो है हेल्थ सिस्टम कैसा है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये कुछ सूचकांक है जो हमें इस बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग इन सारे सूचकांक के बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करें शिशु मृत्यु दर। तो 1 वर्ष की आयु से पूर्व होने वाली मृत्यु को शिशु मृत्यु दर यहाँ पर कहा जाता है। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा जिसका जन्म हुआ है 1 साल से पहले पहले किसी न किसी कारणवश उसकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है तो वो कहलाता है फिर शिशु मृत्यु दर के अंदर, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो शिशु मृत्यु दर की गणना किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि में 1000 जीवित जन्म में से 1 वर्ष के भीतर मृत्यु का शिकार बनने वाले शिशुओं की संख्या का अनुपात यहाँ पर है। दैट मीन्स हर 1000 पर कितने शिशुओं की मृत्यु यहाँ पर हुई है। जैसे आपने देखा होगा
ऐसे हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट भी आते हैं, पूरी पूरी उनकी रिपोर्ट यहाँ पर बनती है कि इसमें इतने बच्चों का जन्म हुआ है, इसमें से इतनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई, वो सारी चीज़ें तो वो वही होती है शिशु मृत्यु दर। यहाँ पर 1000 अगर हम लोग बात करें एक वर्ष के भीतर जो भी 1000 का रेशियो हम लोग निकालेंगे उस पर कितने बच्चों की मृत्यु यहाँ पर हुई है, तो ये हो गया आपका शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें मातृ मृत्यु दर क्या होता है, तो गर्भावस्था व गर्भावस्था के अंत में यानी कि प्रसव या फिर गर्भपात के 42 दिन के भीतर यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह मातृ मृत्यु दर यहाँ पर कहलाती है। और यदि पूर्व में भी किसी बीमारी का गर्भावस्था के दौरान बिगड़ जाना या एनेस्थेशिया जब दिया जाता है ना, जब प्रसव यहाँ पर होता है, जब एनेस्थेशिया वगैरह दिया जाता है, तो उस समय यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी मातृ मृत्यु श्रेणी में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। अब इसकी गणना कैसे की जाती है, तो मातृ मृत्यु दर की गणना किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि के भीतर 1 लाख प्रसव पर महिला की मातृ मृत्यु गणना जो है उससे यहाँ पर की जा रही कि 1 लाख महिलाओं पर कितनी महिलाओं की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जो है डेथ रेट को कैलकुलेट किया जाता है, एमएमआर को कैलकुलेट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया शिशु मृत्यु दर कैसे कैलकुलेट की जाती है, मातृ मृत्यु दर यहाँ पर कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर ओवरऑल अपनी कंट्री की बात करूँ तो अभी ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो मातृ मृत्यु दर है पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अभी यहाँ पर कम हुई है, तो वो रेशियो वो कैलकुलेशन भी हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। ठीक है, तो शिशु और मातृ मृत्यु दर आपको समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले शिशु दर के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 5 राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं, सबसे टॉप पर एमपी है। ठीक है, और हमेशा से सबसे टॉप पर ये सिंस 2019 आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, जहाँ से ये रिपोर्ट आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में जो शिशु मृत्यु दर थी 47 थी, 2020 में बढ़ गई 48 हो गई और 2021 में ये 46 हुई, तो ज़्यादा कुछ ऐसा अंतर नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, जिसमें जो शिशु मृत्यु दर है वो 38 है, 2020 में ये 41 हुई और 2021 में ये 40 है। असम की बात करें, असम में ये 44 है, 2019 में 44 थी, 20 में 41 हुई, फिर ये 40 हो गई। राजस्थान की बात करें तो ये 2019 में 38 थी, 2020 में 37 हुई और 2021 में ये 35 हो गई। ठीक है, मेघालय में पहले 39 थी, फिर 33 और अभी भी 33 है। ठीक है, तो ये शिशु मृत्यु दर है, ये अगस्त की ही रिपोर्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एमएमआर की, मातृ मृत्यु दर की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो की बात यहाँ पर करेंगे। 2014 से लेकर 2020 तक का ये पूरा एनालिसिस है। ठीक है, 2014-15 में ये ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। 2014 से 16 के बीच में ये रेट था 130, 2015 से 17 में ये कितना हो गया 122 हो गया, फिर ये डिक्रीज होकर 113 हो गया। ठीक है, फिर ये 103 हो गया और ये फिर हो गया अभी 97 चल रहा है। और एक ऐसा आइडियल माना जाता है कि आइडियल कंट्री में ये बहुत ही कम होना चाहिए, ये जो 97 जो रेशियो आया ये 60 से भी कम यहाँ पर होना चाहिए, तो हमें इस पर और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, हमें इसको बिलो 60 लेकर जाने की ज़रूरत है। जो यूनाइटेड नेशन या अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट ये माना जाता है कि ये रेशियो जो है काफ़ी कम यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि उस कंट्री या उस देश की जो हेल्थ कंडीशंस हैं, है ना, जो स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह सारी प्रोवाइड की जा रही है वो अच्छी है। ठीक है, और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर चेक किया जाता है हेल्थ को। सबसे पहला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, है ना, तो पोषण और स्वास्थ्य के विभिन्न सूचकांकों के जो सर्वेक्षण होते हैं, जो यहाँ पर टाइम टू टाइम सर्वे किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको शॉर्ट में NFHS यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप इनको जरूर से देखें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आमतौर पर भारत सरकार द्वारा ये सर्वेक्षण 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतिम सर्वेक्षण ये 2005-06 में हुआ था। ठीक है, तो ये कंटिन्यू 5 साल में ये चलता रहता है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात करें, एनुअल हेल्थ सर्वे, दैट इज AHS, हर साल ये रहेगा। यह भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करवाया जाता है।
ठीक है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, जो कि स्थित है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, चलिए ये तो हो गई पोषण वगैरह सबकी बात कि किस किस चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सर्वेक्षण, क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या सर्वे यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा कि एक बेसिक चीज़ जो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय ध्यान रखनी है, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं का पोषण और स्वास्थ्य देखभाल कैसे की जाए। ठीक है, क्योंकि पूरी चीज़ें आपको यही है और आपका पूरा सब्जेक्ट और सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे संवेदनशील समूह हम लोग जो सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाएं होती है। जीवन में कुछ अवस्थाएं ऐसी भी होती है जब अधिक पोषण की जरूरत पड़ती है। कब, जैसे कि अगर कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पोषण की आवश्यकता होगी। तो गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली माता, 6 वर्ष तक के बच्चे और किशोरावस्था को स्पेसिफिक अगर हम लोग देखें तो संवेदनशील कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कंसीडर किया जाता है ना। एक तो गर्भवती महिला हो गई, क्योंकि यहाँ पर बढ़ते हुए बच्चे रहते हैं तो उनका पोषण जो है, माँ का पोषण सारा बच्चे को मिलेगा, तो यहाँ उनको अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। 6 वर्ष तक के जो बच्चे ग्रोइंग चाइल्ड उनको माना जाता है, तो उनको भी सबसे अधिक मात्रा में पोषण की आवश्यकता होगी। और किशोर अवस्था, एडोलसेंस में बात करें तो स्पेसिफिकली जो गर्ल्स, बालिकाएं होती है, इनको यहाँ पर संवेदनशील समूह के अंदर रखा जाता है। इन्हीं के लिए टाइम टू टाइम यहाँ पर सर्वे भी होते हैं, एनालिसिस भी होते हैं, जो भी सर्विसेज या सुविधाएं इनको चाहिए होती है संवेदनशील ग्रुप को, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब सबसे पहला पॉइंट कि गर्भावस्था में पोषण कैसे हो या किन किन चीज़ों को देखा जाए। तो गर्भावस्था धारण करना या गर्भ धारण करना हर महिला के लिए कैसा माना जाता है कि गौरव की बात है, और साथ ही नया एक्सपीरियंस यहाँ पर माना जाता है कि 9 महीने तक जो है कई सारे अनुभव उनको मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलते हैं। तो इसी समय बहुत ही ज़्यादा केयर की यहाँ पर ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। खास करके उसके भोजन पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि उसके भोजन से ही गर्भ में बच्चे का विकास होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, माँ के भोजन का सीधा प्रभाव बच्चे के जन्म के समय उसके वजन पर पड़ेगा। कम या फिर अपूर्ण आहार लेने वाली माँ के बच्चे जो है कम वजन वाले होंगे, जबकि संतुलित और पर्याप्त आहार लेने वाली माँ के बच्चे सामान्य वजन वाले होते हैं। सामान्यतः तथा जन्म के समय बच्चे का वजन जो है 2.5 से 3 किलो के अप्रोक्स माना जाता है कि इतना तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है दैट मीन्स कि उसको यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा केयर वगैरह की ज़रूरत है। गर्भावस्था में गर्भ के विकास के दौरान अधिक मात्रा में प्रोटीन व ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस समय शरीर में आयरन व कैल्शियम की भी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है, इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर हमेशा आयरन और इनकी कैल्शियम की गोलियां अलग से प्रेफर करते हैं कि आप रेगुलर एक लेते रहो, इस तरीके से दी जाती है। गर्भस्थ शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आयोडीन की भी ज़रूरत होती है, तो अगर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न मिलता है तो मानसिक विकलांगता यहाँ पर बच्चे के अंदर आ सकती है, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की अधिकता वाला आहार यहाँ पर दिया जाना चाहिए। पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन यहाँ पर दिया जाना चाहिए, जैसे तरल पदार्थ हो गए, पानी, दूध, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में प्रोवाइड की जाए। गर्भवती के रोज के आहार में 300 अतिरिक्त कैलोरी, मतलब जो भी वो लेते हैं उससे 300 अतिरिक्त कैलोरी, 15 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम वसा यहाँ पर होना चाहिए। इसके लिए भोजन में अधिक सब्जियाँ, दालें, दही, दूध आदि चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक पूरा डाइट चार्ट है जो यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सुबह के समय में, दिन के समय में, दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना। ठीक है, तो ये सारा पूरा डाइट बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार से आप ये देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये एक बेसिक डाइट चार्ट है, इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर जो आवश्यक नहीं है उनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करें ताकि सभी प्रकार की पोषण संबंधी ज़रूरतें आपकी पूरी हो सके। 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके भोजन यहाँ पर देना चाहिए। आहार में सब्जियाँ, दालें व दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ की मात्रा यहाँ पर बढ़ाई जाए। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन की पूर्ति के लिए लाल पीले फल, सब्जियाँ, खट्टे पदार्थ जैसे आंवला, संतरा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ऊर्जा के लिए घी या तेल यहाँ पर दे, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में एनर्जी शरीर को मिले।
आयोडीन युक्त नमक का सेवन यहाँ पर करना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना। जी मचलने, उल्टी होने पर भी खाना बंद ना करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनिकल चेंजेस होते रहते हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल सी रहेगी, है ना। तो खाना पीना बंद नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी व अन्य पदार्थ नहीं लेना है। तंबाकू, पान, गुटखा आदि नहीं खाना है। धूम्रपान करने वालों का संपर्क में भी नहीं रहना है, ठीक है, उनसे दूरी यहाँ पर बनाए रखनी है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बेसिक, जिनको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि आपको भी ध्यान रखने हैं, ताकि आप आगे आने वाले जो भी समय में जिनसे भी आप मिले या जिनका भी केयर करने का मौका आपको मिले, उनके साथ भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी थी। इसके आगे जो अपना चैप्टर आएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीमारियों के बारे में, कि अगर इसकी कमी हो जाती है, जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई, तो स्पेसिफिक एक एक बीमारी, उसकी कमी, उसके दुष्प्रभाव और कैसे कम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग सारी बीमारियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका PDF आपको ऐप पर मिल जाएगा, आप ऐप पर से जाकर पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।